बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब, आज के इस प्रोग्राम का होस्ट। हमारे साथी जनाब आबद साहब कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से हमारे साथ आज शामिल नहीं हो सके। उसकी एक तो वजह ये थी कि हमने दिन जो है प्रोग्राम का एतवार से जुमेरात को रखा है, तो इस वजह से भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज थी, लेकिन इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो अगले प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे और आपके सवाल का जवाब तो मैं ही दूंगा, लेकिन आपके सवाल बोलेंगे एंड दैट विल बी द नेक्स्ट थर्सडे। तो आज का प्रोग्राम सामीन शुरू करते हैं। आज की वो जो ताज़ा ख़बरें हैं वो ये है कि अब ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन जो है, ये जो डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल की एक तंजीम है, उन्होंने बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और होम सेक्रेटरी को एक याददाश्त पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो डिपेंडेंट रिलेटिव रूल है, जिसको हम ADR कहते हैं, इसमें जो लोग मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, NHS में काम करते हैं, उनको ये जो सख्त किस्म की शराइत हैं, जिसको रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस कहा जाता है, इनसे एग्जेम्प्ट किया जाए। ये बहुत बड़ी चेंज है और एक अरसे के बाद ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने किसी इमिग्रेशन मैटर पर इतना क्लियर स्टैंड लिया है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बड़े दूसरे नताइज होंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त बहुत सारे जो प्रोफेशनल हैं, जिनके पेरेंट्स ओवरसीज़ में रहते हैं और उनको मुश्किलात पेश आती हैं कि एल्डरली जो पेरेंट्स हैं, एक तरफ वो यहाँ पर NHS में सर्व करें और दूसरी तरफ उनका कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनका कोई बेटा बेटी, कोई इमीडिएट रिलेटिव्स जो हैं वो भाई वगैरह नहीं होते अपने मुल्क में, तो उनके लिए वो खासी मुश्किलात पेश आती हैं। तो मैंने भी ख़ुद पर्सनली ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, बल्कि एक केस की मैं मिसाल आपको दूंगा कि एक मेडिकल डॉक्टर थी, उनकी वालदा थी और बेवा थी और उनका कोई बेटा बेटी बहन वगैरह नहीं थे। तो जो डॉक्टर थी वो यहाँ पर GP थी, तो वो चाहती थी कि भाई, क्योंकि उनकी अब वालदा को उम्र के साथ साथ, जैसा आपको पता है कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह बीमारियाँ बहुत होती हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ये तो कॉमन हैं जो लोग 60+ की उम्र में होते हैं। तो वो चाहती थी कि भाई अपनी वालदा की भी खिदमत कर सकें और साथ साथ NHS को भी सर्व कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी, वो रिफ्यूज़ हो गई, पर ट्राइब्यूनल में मसला चला गया, वहाँ पर भी डिसमिस हुई। उन्होंने कहा जी कि हमें सिंपैथी है आपके साथ, लेकिन जो रूल्स हैं उसके मुताबिक
वो क्वालिफाई नहीं करती। उसके बाद वो अपर ट्राइब्यूनल में चली गई, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वो कोर्ट ऑफ अपील में चली गई, क्योंकि वो इंग्लैंड बेस्ड थी। तो इनिशियल केस तो स्कॉटलैंड से स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसका एंड जो है वो इंग्लैंड में हुआ। कोर्ट ऑफ अपील में चली गई, जिस पर उनका बहुत सारा, आपको पता है कोर्ट ऑफ अपील में जाने के लिए अखराजात होते हैं, ख़र्चा हुआ। लेकिन वहाँ भी वो कामयाब ना हो सकी। शायद उसमें एक गलती ये भी थी कि जिन लोगों ने उनको एडवाइस दी, उन्होंने कहा कि भाई ये जो रूल है ये जो है इनकम्पैटिबल है विद ह्यूमन राइट्स अंडर आर्टिकल 8। तो उस पर जो कोर्ट का डिसीजन आया वो ये था कि रूल जो है ये कंपैटिबल है, लेकिन देयर विल बी एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि ये वाकई डिज़र्विंग केसेस हैं। लेकिन उस फैसले के बाद भी कोई डोर ओपन नहीं हो सका। जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं या क्लियरेंस ऑफिसर हैं, उनका वही बर्ताव रहा जो वो पहले इस रूल के तहत करते आए हैं। तो ये तादाद जो किसी ज़माने में 3,500 के करीब ADR की एप्लीकेशन हुआ करती थी, वो सुकड़ते सुकड़ते 150-200 पर आ पहुँची, और उसमें भी रिफ्यूज़ल रेट जो था वो ऑलमोस्ट 70% के करीब था। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी पावरफुल बॉडी है BMA, और इन्होंने जो स्टैंड लिया है मेरे ख़्याल में होम ऑफिस इसको कंसिडर करेगा। इसके साथ साथ मैं तमाम लोगों से और सामीन से भी अपील करूँगा कि आप भी अपने मेंबरान पार्लियामेंट के पास जाइए। अगर आपके पेरेंट्स हैं या एल्डरली कोई रिलेटिव है जिसका कोई नहीं है अपने मुल्क में, और वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं और उसके वजह से आप भी स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो आप भी रिप्रेजेंटेशन कीजिए। मुझे उम्मीद है कि होम ऑफिस रिव्यू करेगा और शायद कोई कंसेशन सामने आए जो लोग NHS के लिए काम करते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक हर वो इंसान जो यहाँ पर रहता है, टैक्स पेयर है, कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स इकोनॉमी, टूवर्ड्स सोसाइटी, उसका ये हक बनता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने अगर पेरेंट्स की या इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स की, कुछ लोगों की मसलन बहनें होती हैं जो बेवा होती हैं या डिवोर्सी होती हैं और उनका कोई नहीं होता, बच्चे नहीं होते उनके लुक आफ्टर करने के लिए, पेरेंट्स के अलावा भी भाई होते हैं जिनका कोई बच्चा नहीं होता है लेकिन उनकी उम्र काफ़ी होती है, उनको केयर एंड अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो उसमें एक ही आर्गूमेंट जो है जिस पर होम ऑफिस ने रिलाई किया कि भाई ये NHS पर बड़ा बर्डन होता है, इसकी वजह से हम 10 सालों में 249 मिलियन हम सेव करेंगे, जो बिल्कुल इनकरेक्ट है। आप देखिए कि अब जो डॉक्टर्स जो NHS को छोड़ के जा रहे हैं, ये ऐसे डॉक्टर और कंसल्टेंट हैं जिनकी सैलरीज 120 से लेकर 195,000 तक, ये अभी रिसेंटली एक रिसर्च आई है। अब इस तरह की सैलरी के जो लोग छोड़ के जाएंगे बरतानिया में, वो एक एक इंडिविजुअल जो है वो 40 से 50,000 पाउंड तक टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसे लोगों का एक तो ब्रेन ड्रेन भी होगा और उसके साथ साथ NHS में भी काफ़ी मुश्किलात पैदा होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इस बात पर गौर करेंगे, अपने मेंबरान पार्लियामेंट के साथ राब्ता कायम करेंगे और रिप्रेजेंटेशन करने का ये बड़ा अच्छा मौका है। जबकि वो कहते हैं
पंजाबी में लोया गर्म होवे ते सट मारो तो उसका असर कुछ और होता है। हुण लोया गर्म है तो आपको हिम्मत करनी होगी, तो इसमें बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ साथ होम ऑफिस ने जो लोग हांगकांग में रहते हैं, BNOs, जिनको यहाँ पर आके सेटल होने के राइट्स नहीं थे, जब अब उनको दे दिए गए हैं। ये 2.9 मिलियन लोग हैं हांगकांग में जो इस कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। न सिर्फ उन लोगों को ये राइट दिया गया है, बल्कि उनके जो डिपेंडेंट हैं, बीवी, बच्चे, अंडर 18 जो बच्चे हैं, वो भी क्वालिफाई करेंगे एज लॉन्ग के वो एप्लीकेशन देंगे। मसलन अगर BNO होल्डर्स अपनी फैमिली के साथ आना चाहता है, जिसको पहले यहाँ आकर रहने का राइट नहीं था, वो विज़िट कर सकते थे, उनकी वीज़ा फ्री एंट्री थी, तो वो अब जो है यहाँ पर रह सकेंगे, काम कर सकेंगे और अपने बीवी बच्चों को भी बुला सकेंगे। तो उसके लिए उनको सिर्फ जो ब्रिटिश पासपोर्ट है BNO का वो ही सबमिट करना होगा, बल्कि यहाँ तक भी कंसेशन उन्होंने दी है कि अगर BNO के जो मेन एप्लीकेंट हैं उनका पासपोर्ट अगर एक्सपायर भी हुआ हो तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा एज ए आइडेंटिटी कि वो BNO होल्डर हैं। अगर उनका पासपोर्ट गुम हो गया है तो फिर भी वो होम ऑफिस की आर्काइव से अपना रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं, जो उनका स्टेटस कंफर्म कर सकता है कि भाई ये BNO होल्डर हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मासिव चेंज है और बहुत बड़ा इन्फ्लक्स होगा माइग्रेंट्स का जो चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि देयर आर पॉलिटिकल इश्यूज़ इन हांगकांग। इस वक्त एक मूवमेंट चल रही है जहाँ वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़। तो उस हवाले से जो लोग BNO होल्डर हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को ला सकते हैं और उनके लिए ये उनको सिर्फ यही शो करना है कि उनके पास इतने फंड्स हैं कि वो 6 महीने का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, और उनकी ये कमिटमेंट उनको देनी पड़ेगी कि वो अंग्रेज़ी बोलने और सीखने की वो कोशिश करेंगे ताकि वो अच्छे शायरी बन सकें। तो ये सिर्फ अगर रिफ्यूज़ल का जो चांस है वो उन लोगों के लिए होगा जिनका कोई करैक्टर का इशू है, कोई क्रिमिनलिटी है, कोई कन्विक्शन है, कोई फ्रॉड किया है, तो ऐसे लोगों के बारे में वो वीज़ा एंट्री उनकी रिफ्यूज़ हो सकती है। बट अदरवाइज़ जो अच्छे करैक्टर का मालिक है उसके लिए कोई इशू नहीं होगा। ये जो थी अपडेट सामीन BNOs के लिए। उसके साथ साथ अभी जैसा कि हमने पिछले प्रोग्रामों में भी स्टूडेंट्स के बारे में भी बताया था कि उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है। अब चंद दिन हुए हैं, अब उसके ड्राफ्ट रूल्स भी आ गए हैं ग्रेजुएट एंट्रेंस के लिए। तो वो जो रूल्स हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं जो पहले रूल्स आए थे जब PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के रूल्स आए थे, क्योंकि स्कॉटलैंड में फ्रेश टैलेंट था, पर इसकी कामयाबी को देखते देखते इंग्लैंड के अंदर भी आवाज़ें उठी और फिर उन लोगों को भी होम ऑफिस ने PSW दिया। जो PSW था वो यूनिवर्सल था, थ्रू आउट यूनाइटेड किंगडम के लिए था। तो अब ये ग्रेजुएट्स के लिए जो एंट्रेंट होंगे, जो यहाँ पर डिग्री हासिल करेंगे या मास्टर करेंगे
डिग्री या पीएचडी करेंगे, इन सब के लिए उन्होंने एक अच्छा इंसेंटिव रखा है कि जब वो डिग्री ख़त्म कर लेंगे तो वो एप्लीकेशन देकर अपना स्टेटस चेंज कर सकेंगे और 2 साल तक वो काम कर सकेंगे यूनाइटेड किंगडम में। अगर उनके पास पीएचडी की डिग्री है तो वो 3 साल तक बरतानिया में वो पीएचडी करने के बाद काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ सामीन, वो अगर उनको स्पॉन्सर मिल जाए तो वो टीयर 2 की एप्लीकेशन देकर, जिसको हम वर्क परमिट कहते हैं हर्फ आम में, तो वो टीयर 2 की एप्लीकेशन देकर वो उसको अपना स्टेटस जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ और इंसेंटिव्स हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट बेस सिस्टम आया है इसमें जो पहले थ्रेशोल्ड था, ये अक्सर लोगों को नहीं पता। वो बार बार मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि आया जो लोग अब नई पॉइंट बेस पॉलिसी के तहत आएंगे, जिसकी जो थ्रेशोल्ड है जस्ट ओवर 25,000 पाउंड है सैलरी का, आया वो उनको 5 साल के बाद इंडेफिनेट मिलेगी, जो पहले 38,500 था, तो बिल्कुल उनको मिलेगा, चाहे उनकी सैलरी 38,500 से कम हो, एज लॉन्ग उनकी 25,000 से इनकम ऊपर होगी तो वो इंडेफिनेट लीव के भी हकदार होंगे। उसके साथ साथ एंट्रा, ये जो कंपनी ट्रांसफ़र है, ये भी अलाउ की गई है। तो इसमें भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई है। इसमें उन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी है। पहले सामीन ये लिमिट हुआ करती थी, मसलन एवरेज जो होती कभी 18,000 साल की हुआ करती थी, कभी 24,000 हुआ करती थी। तो ये जो लिमिट है ये भी ख़त्म कर दी गई है। अब जितनी ज़रूरत होगी उतने ही लोग आ सकेंगे, और उसमें जो एडवर्टाइजमेंट का जो एलिमेंट है वो स्टिल है, अनलेस के आप शॉर्टेज ऑफ स्किल कैटेगरी में फॉल करते हो। तो पहले ये हुआ करता था कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती थी वो यूरोपियन सिटीज़न को दी जाती थी। स्पेशली टीयर 5 में अक्सर जो लोग आते थे शॉर्ट टर्म के लिए A8 कंट्री से, वो मोस्टली यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्री है वहाँ से आया करते थे। तो अब लेवल प्लेन फील्ड है। अब कोई भी बंदा चाहे टीयर 2 है या टीयर 5 है, अगर वैकेंसी है और एडवर्टाइजमेंट हुई है, लोकली वर्कफोर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप ओवरसीज से उनको फ़ौरन बुला सकेंगे। तो उनके लिए अंग्रेज़ी का जानना लाजमी है। स्पेशली टीयर 2 के लिए B1 का जो टेस्ट है वो पास करना है, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो लेवल है वो नहायत ही मुनासिब है B1। और अक्सर लोग जो सब कॉन्टिनेंट से आते हैं, जो 2+ पास करके आते हैं, या पाकिस्तान से FA FSC BA BSc करके आते हैं, उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है इस टेस्ट को अंग्रेज़ी का पास करना। लेकिन इसके लिए जो एम्प्लॉयर है, जो स्पॉन्सर होगा, सबसे पहले उसको होम ऑफिस के पास अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करानी होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिटेड कंपनी हो, वो सोल ट्रेडिंग भी हो सकती है। सिर्फ ये है कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए उस बिज़नेस की होम ऑफिस के साथ। तो उसके बाद वो
स्पॉन्सर जो अप्लाई करेंगे, जो ग्रांट करेगा होम ऑफिस, तो उसके तहत वो बुला सकेंगे। सामीन, आपको पता होगा कि माह रमज़ान में भी बहुत सारे इस्लामिक टीचर्स वगैरह आते हैं उस कैटेगरी में। वो भी जो मसाजिद रजिस्टर्ड होंगी होम ऑफिस के साथ, तो वो भी आ सकेंगे। उसके लिए ये है कि अभी से कोशिश शुरू कर दें जिनका ख्याल है कि वो रिलीजियस टीचर वगैरह को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो ये जो मेन अपडेट्स थी, इसके साथ साथ होम ऑफिस इस वक्त कंसल्टेशन कर रहा है, जिसके तहत जो रूल्स हैं उनमें भी वो जो पुराने रूल्स हैं और नए रूल्स को मर्ज करके एक यूनिफाइड रूल्स की तरफ भी जाया जा रहा है। उसके लिए भी बेशुमार बॉडीज़ के साथ ये डिस्कशन जारी है। उसमें लॉयर एसोसिएशन जो इमिग्रेशन लॉयर्स की है उनके साथ भी, और दूसरे स्टेक होल्डर जो हैं उनके साथ भी डिस्कशन जो है और कंसल्टेशन प्रोसेस जो है वो जारी है। और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी जो अनॉमलीज थी और बहुत सारी किताबें, जब हम लोग भी आर्गूमेंट करते हैं अदालतों में, तो हमें भी वो पुरानी किताब भी उठा के रखनी पड़ती थी, नई किताब भी उठा के रखनी पड़ती थी। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये जो कोडिफाइड हो गए अगर ये रूल्स, तो उसमें बहुत सारे जो रूल्स हैं वो सिंप्लीफाइड हो जाएंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी रूल्स की। तो सामीन, अभी एक फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई थी कि भाई वर्क परमिट के बारे में, तो वर्क परमिट को यहाँ पर टियर 2 कैटेगरी में लोगों को स्पॉन्सरशिप दी जाती है। तो वर्क परमिट इटसेल्फ इस कोई न्यू कैटेगरी नहीं है, ये टियर 2 में ही आती है। तो उसके लिए जो लो स्किल्ड बेस है उसमें होम ऑफिस ने काफ़ी कंसेशन दी हैं सैलरीज़ में। मसलन काफ़ी मुश्किल होता था किसी शेफ़ को स्पॉन्सर करना, क्योंकि जब वो आते थे तो अगर उनकी सैलरी जो है 38,500 से कम होती थी तो आफ्टर 6 ईयर उनको वापस जाना पड़ता था। तो अब जो न्यू जो थ्रेश होल्ड है सैलरी का, तो उसमें अगर कोई वो बुचर आएंगे या शेफ़्स आएंगे, एज लॉन्ग के वो उनकी सैलरी जो है वो 25,000 से अबव होगी, तो वो इंडेफिनेट के लिए भी क्वालिफाई कर सकेंगे। वो अपने बीवी बच्चों को भी बुला सकेंगे, वो यहाँ पर सेटल भी हो सकेंगे, यहाँ पर नेशनैलिटी भी 6 सालों के बाद अप्लाई कर सकेंगे। तो वो कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। तो ये काफ़ी सारी सहूलतें हैं जो होम ऑफिस की तरफ से ऑफ़र की जा रही हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद यूरोपियन यूनियन से जब से ब्रेग्ज़िट हुआ है तो लोगों के आने की जो रफ्तार है वो काफ़ी कम हो गई है और इसमें मज़ीद कमी आएगी। अभी तक तो वही पुराना सिस्टम जहाँ तक एंट्री और एग्ज़िट का तल्लक है, एज लॉन्ग आपके पास रिटर्न टिकट है तो आपको वीज़ा फ्री एंट्री है। लेकिन आस्ता आस्ता मैं समझता हूँ कि जून के बाद शायद इसमें भी कोई मज़ीद इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो ये यही वजह है कि होम ऑफिस जो है वो अब इस बात को मद्देनज़र रख रहा है कि ये ना हो कि भाई हम इतनी सख्त पाबंदियाँ लगा दें और बाहर की दुनिया से भी
लोग ना आए हमारे पास। तो ये एक अच्छी मैं समझता हूँ कि कोशिश है ऑन द पार्ट ऑफ होम ऑफिस। इसके साथ साथ एक और सवाल भी आया था कि भाई अगर अंग्रेज़ी जो स्पाउस सेटलमेंट में नहीं पास होती तो उसका क्या हाल है। जहाँ तक तो ब्रिटिश सिटीज़न हैं, इनके जो डिपेंडेंट हैं, मसलन अगर वो अपने स्पाउस को, बीवी को या खामन को बुलाना चाहते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर दैन कि वो अंग्रेज़ी का A1 टेस्ट पास करें। और A1 जो अंग्रेज़ी का टेस्ट है वो बड़ा आम सादा सी अंग्रेज़ी है। जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो हैं वो सिंगल सेंटेंस में अपना मतलब जो है वो पेरेंट्स को या टीचर्स को वो समझा देते हैं। इसी तरह से ये जो A1 है ये भी एक सिंपल सी लिसनिंग एंड स्पीकिंग दो जो एलिमेंट्स हैं उनको पास करना है, रीडिंग एंड राइटिंग नहीं है, सिर्फ सुनना और बोलना। और ये पास करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कोशिश करें कि आप ट्यूशन ले लें। और सब कॉन्टिनेंट में तो माशाल्लाह ये फैसिलिटी बड़ी कसरत के साथ अवेलेबल है थ्रू आउट इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। बल्कि श्रीलंका और इंडिया में तो जो अंग्रेज़ी का लेवल है वो बहुत ही बेहतर है। और मैंने बहुत कम सुना है कि कोई फेल हुआ हो A1 में। तो ये सामीन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अलबत्ता ये है कि एक रिलायंस आप कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स पर कि भाई अगर आपके बच्चे हैं तो जो सेपरेशन होगी ये फैमिली के लिए डिस्प्रोपोर्शनेट होगी। इस पॉइंट पर लीगली आर्गूमेंट की जा सकती है। लेकिन मैं अक्सर लोगों को इनकरेज करता हूँ कि अंग्रेज़ी का अगर टेस्ट पास कर लें तो उसमें शायद ज़्यादा आसानी होगी आपको यहाँ पर आने में। इसके साथ साथ एक और सवाल आया था कि भाई अगर कोई ओवरस्टेयर है और वो यूके छोड़ के जाना चाहता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई बरतानवी गवर्नमेंट कर सकती है। बिल्कुल वो कोई नहीं करते एज़ लॉन्ग के आपके पास ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट हो या पासपोर्ट हो, दोनों में से एक चीज़ हो तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप क्यों ओवरस्टेड थे। अलबत्ता अगर जब आप वापस आएंगे और किसी के और कैटेगरी में तो उसमें होम ऑफिस बाज़ औक़ात रिफ्यूज़ करता है एप्लीकेशन इस पॉइंट पर कि आपने इमिग्रेशन कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी की है और इसलिए हम आपको सूटेबिलिटी पर एक कैटेगरी है इमिग्रेशन रूल में जो भी यहाँ पर वापस आना चाहता है सेटलमेंट कैटेगरी में आए या किसी और कैटेगरी में आए कि वेदर पर्सन इज़ सूटेबल, तो उसमें सूटेबिलिटी पर वो सम टाइम रिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन मैं सामीन को बताता चलूँ कि जो सेटलमेंट एप्लीकेशन है उनमें से आई वुड से कि 95% ऑफ जो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती हैं सूटेबिलिटी पर, इस पॉइंट पर कि आपने यू हैव फ्रस्ट्रेटेड द इमिग्रेशन रूल, यू रिमेन इन यूनाइटेड किंगडम बियॉन्ड योर लीव, तो उस पर अक्सर जो अपीलें हैं वो सक्सेसफुल होती हैं बेस्ड ऑन फैमिली लाइफ के भाई रिलेशनशिप बीवी के साथ या खामन के साथ डेवलप हो चुकी है या फैमिली में कोई बच्चा भी आ गया है, पैदा हो गया है, फैमिली में इजाफा हुआ है,
तो उसकी जो टाइज़ हैं वो उससे मुतासर हो रही हैं। मेरे ख़्याल में जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो केसेस हमने किए हैं, मैंने पर्सनली किए हैं, वो सारे ही कामयाब हुए हैं सूटेबिलिटी इश्यूज़ पर। तो इसलिए लोगों को ये नहीं डरना चाहिए कि भाई हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। सेटलमेंट कैटेगरीज में जो कोर्ट्स हैं वो भी खासी फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये दोनों ज़िंदगियों का मामला है, जहाँ मियाँ बीवी एक बंधन में बन जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। ये सिर्फ जो होम ऑफिस का स्टैंड है कि भाई वो स्काइप के ज़रिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लिया करें, ये दैट इज़ नॉट अनफ, दैट इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट। तो उस पर जो कोर्ट्स हैं वो खासे फ्लेक्सिबल है। तो क्योंकि मैंने देखा है कि लोग यहाँ पर 10-10 साल शादी करके, क्योंकि उनका स्टेटस नहीं होता, तो यहाँ पर वो पड़े रहते हैं कि भाई यहाँ ही से मिलें, क्योंकि हम जाएंगे तो हम वापस नहीं आ सकेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पूरे इत्मीनान के साथ अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप अप्लाई करें तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन यहाँ पर आप अगर इस हवाले से एप्लीकेशन देते भी जाएंगे, अगर आपको कामयाबी होगी भी तो फिर भी उसमें जो इशू आएगा वो ये आएगा कि वो आपको 10 साल के रूट में डाल देंगे, यानी कि हर 2.5 साल के बाद आप वीज़ा फ़ी पे करेंगे, उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे, 3 दफ़ा अप्लाई करेंगे और चौथी दफ़ा फाइनली आप अप्लाई करेंगे परमानेंट रेजिडेंस के साथ। तो अगर आप ओवरसीज़ से अप्लाई करके आते हैं तो फिर आप 5 साल के बाद इंडेफिनेट लीव के हकदार हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ एक एक्सटेंशन और अप्लाई करनी है और फिर फाइनल परमानेंट रेजिडेंस। तो ये भी एक मिथ है कुछ लोगों ने बनाई हुई है। वैसे भी ये वकीलों के लिए ऐसे केस अच्छे होते हैं कि बंदा हर 6 महीने साल के बाद आपको फ़ीस देता है, आप फिर एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, फिर आपको वो वक्ती तौर पर कवर मिल जाता है। लेकिन उसका एंड यही होता है कि होम ऑफिस अक्सर रिफ्यूज़ करता है। कुछ लोगों को यहाँ पर वीज़े में कन्वर्शन हुई है, लेकिन ऐसे लोगों की हुई है जिन लोगों के पास कोई वैलिड लीव थी, यानी कि विज़िट वीज़ा था, उनके बच्चे यहाँ थे। उनके भी केसेस हमने किए हैं जिसमें हमें काफ़ी कामयाबियाँ हुई हैं। रिसेंटली भी हमारे पास 2 केस ऐसे थे जिनमें लोग विज़िट पर आए हुए थे और यहाँ पर हमने अप्लाई किया उनके बिहाफ पर और उनका वीज़ा कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो भी वीज़ा 10 ईयर बेस पर कन्वर्ट हुआ है। तो क्योंकि वो जाना नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि फ़ाइनेंशियली वाइफ के लिए वाइबल नहीं है कि वो यहाँ पर काम करे और बच्चे जो हैं वो उनकी भी देखभाल कर सके। तो ये एक काफ़ी मुश्किल सिनारियो होता है बाज़ फैमिलियों के लिए। लेकिन मैं लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आपके पास वीज़ा है, वैलिड लीव है, फिर तो आप ट्राई करें। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो उसका बेहतरीन हाल यही है कि आप अपने मुल्क जाएं, वहाँ से एंट्री क्लियरेंस अप्लाई करें और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करें और किसी अच्छे वकील से मशवरा करके आप अपनी एप्लीकेशन डालें। सामीन, एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि अक्सर जो केसेस हम लोग करते हैं वो इसलिए अदालतों में जाते हैं कि जहाँ पर जब एप्लीकेशन तैयार की जाती है तो उसमें गलतियाँ होती हैं, उसमें कुछ खामियाँ होती हैं।
सेटलमेंट केसेस में पर्टिकुलरली। और क्योंकि अक्सर लोग ये जब वो हमारी थोड़ी फीसें ज़्यादा होती हैं वकीलों की, तो वो ख़ुद कोशिश करने की जब कोशिश करते हैं तो उसमें कोई ना कोई गलती जो हो जाती है, जो उनको इमिग्रेशन लॉज का इल्म नहीं होता। तो ये 90% जो केसेस हम लोग करते हैं फर्स्ट टायर ट्राइब्यूनल में, वो इसीलिए होते हैं कि कोई ना कोई उसमें सुकूम होता है एप्लीकेशन में, जिसकी वजह से हमें जाना पड़ता है। और उसके साथ साथ एक दूसरा रीज़न भी होता है कि बाज़ का जो डिसीजन मेकर है वो भी गलतियां करता है। जब वो भी गलती करता है तो मोस्ट लाइकली सिनारियो ये होता है कि जब हम लोग अदालत में जाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट सर्व करते हैं एक दूसरे को, तो अक्सर ये होता है कि वो कॉमन सेंस प्रिवेल करती है। वो जब होम ऑफिस के लॉयर देखते हैं कि भाई इसमें ये फ्लॉस थे, लेकिन अभी उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है, जो मिसिंग डॉक्यूमेंट थे वो प्रोवाइड कर दिए हैं, या जो डॉक्यूमेंट एक अदद महीने की सैलरी कम थी तो एवरेज 12 मंथ की सैलरी जो है वो 18,600 को पूरा करती है। तो वो ये सारी बातें देख के वो उसको अपील को विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा एलिमेंट है। और दूसरा, आजकल क्योंकि जो न्यू सिस्टम ट्राइब्यूनल सर्विस ने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उसमें भी एक अच्छी बात सामने आ रही है कि जब एप्लीकेंट जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है रिस्पोंडेंट को, जो होम ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो 20% ऐसे केसेस हैं जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई है उसमें होम ऑफिस ने बताया है कि 20% केसेस जो हैं जो अपील में ट्राइब्यूनल की हियरिंग से पहले ही उन्होंने विड्रॉ कर लिए, एविडेंस को देखते हुए जो इश्यूज थे उनको उन्होंने प्रॉपरली एड्रेस किया है। तो उसमें भी ये होता है कि अगर आप अपील करते हैं तो कोशिश करें कि पूरे डॉक्यूमेंट आप सबमिट करें ताकि रिव्यू का चांस ज़्यादा बने, क्योंकि अदालतों के इंतज़ार में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अगर मीडिएशन के दरमियान ही ये मसला हल हो जाए तो मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा मुनासिब है और इससे काफ़ी वक्त की बचत हो जाती है। अदरवाइज़ जब अदालत से फ़ैसला भी आता है तो उसके बाद उनको 28 डेज़ होते हैं उनके पास अपील करने के, और वो 28 डेज़ हमेशा अवेल करते हैं। उसके बाद आप IHS, क्योंकि वो रिफंड हो जाती है जब एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, फिर वो कहते हैं जी आप इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो जमा कराएं। जब वो आप जमा कराते हैं उसके बाद जो यहाँ पर शेफील्ड में होम ऑफिस के इमिग्रेशन ऑफिसर और केस वर्कर बैठे हुए हैं, ये फिर ईमेल करते हैं रेलेवेंट पोस्ट को कि भाई आप इनको वीज़े के लिए इनका पासपोर्ट जमा किया जाए। तो सामीन, ये चीज़ें जो हैं अगर हम लोग पहले से ही प्रॉपर एडवाइस लेके इनको तैयार करें तो ये बहुत सारी टाइम का जो ज़िया है वो भी, उसकी भी बचत हो जाती है, और उसके साथ साथ होम ऑफिस की फ़ीसों की भी से भी बचत हो जाती है जो अज़ाफ़ी देनी पड़ती हैं रिफ्यूज़ल अगर हो जाए, और उसके साथ साथ हमारी फ़ीसें जो हमें लोग देते हैं वो भी बचा सकते हैं अगर उनको प्रॉपरली आप लोग फॉलो करें एक लीगल एडवाइस को। एक अच्छे एडवाइज़र की आप सलाह मशवरा अगर कर लें तो ये एक नहायत ही मुनासिब बात होगी, क्योंकि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। क्योंकि आजकल जो
सेटलमेंट की सामीन फ़ीसें हैं वो 3,500 से भी ज़ायद हो चुकी हैं। और अगर आपका रिफ्यूज़ल हो तो मास वाई इमिग्रेशन हाल सरचार्ज के दूसरी जो होम ऑफिस की फ़ीस है वो जो है वो होम ऑफिस रिटेन करता है। ये तो थी सेटलमेंट इश्यूज़ पर लोगों के सवालात। एक और सवाल भी हमारे पास आया है जिसमें मैसेंजर पर कि भाई जो लोगों के कन्विक्शंस हैं ट्रैफिक ऑफेंसेस पर और वो नेशनैलिटी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कितने अरसे के बाद वो ये जो कन्विक्शन है ये स्पेंट कंसिडर की जाएगी और कितने अरसे के बाद वो सिटीज़नशिप के लिए जिसको हम नेचुरलाइजेशन कहते हैं अप्लाई कर सकेंगे। तो सामीन जो नॉर्मल ट्रैफिक ऑफेंसेस हैं उसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 साल है, अनलेस के आपका कोई माइनर SP30 कोई स्पीडिंग है तो ये ऐसे जो माइनर्स कन्विक्शंस होती हैं फिक्स पेनल्टीज़ जो हैं वो तो नॉर्मली होम ऑफिस ओवरलुक कर लेता है। लेकिन अगर आपके पास सीरियस कन्विक्शन है जिनमें एडुकेट इंटेंशन विदाउट ड्राइव है, ड्रिंक एंड ड्राइव है, ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस जो है इसको होम ऑफिस बड़ा सीरियसली लेता है क्योंकि वो समझते हैं कि ये बंदा गैर ज़िम्मेदार है जो अपनी ज़िंदगी भी रिस्क पर लगा रहा है और दूसरों की ज़िंदगियां भी रिस्क पर लगा रहा है। और उसमें अक्सर अगर आपने विदिन 3 ईयर अप्लाई किया है तो वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है और उसका जो रिफ्यूज़ल की वजह होम ऑफिस बताता है वो पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर कैटेगरी में वो रिफ्यूज़ करते हैं और नॉर्मली उसकी कोई अपील नहीं है लेकिन आप रिकन्सिडरेशन में जा सकते हैं जिसकी फ़ीस 375 पाउंड है। लेकिन उसमें भी सक्सेस के चांसेस बहुत कम होंगे अगर आपकी किसी भी सीरियस मैटर पर कन्विक्शन हुई है। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई सेंटेंस आपको दी गई है चाहे वो सस्पेंडेड भी हो पर आप 7 साल तक आप नेशनैलिटी अप्लाई नहीं कर सकते और 7 साल के बाद वो स्पेंड कंसिडर की जाएगी होम ऑफिस के रूल के तहत। अगरचे के नॉर्मली तो जो दूसरे रूल्स हैं उसमें तो स्पेंड की जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है लेकिन होम ऑफिस ने एक अपने रूल्स बनाए हुए हैं नेशनैलिटी के हवाले से और इंडेफिनिट लीव के हवाले से, तो ये भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ मैसेंजर में एक और सवाल भी आया है कि भाई जो डिपेंडेंट रिलेटिव्स हैं उनका कोई एज का कोई मैटर भी होता है। एज का कोई मैटर नहीं होता है। फ़िलहाल जो रूल्स हैं जिनको ADR कहा जाता है अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव्स, उसमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, अदर क्लोज रिलेटिव भी हो सकते हैं जो फाइनेंशियली आप पर डिपेंड करते हैं। तो उसमें एज का लिमिट नहीं है। पहले था अगर आप 9 जुलाई 2012 को से पहले अगर आप अप्लाई करते थे तो अगर आप ओवर 65 थे तो आपको सिर्फ यही साबित करना पड़ता था कि आप अपने बहू, बेटे, बहन, भाई पर डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी और रिलेशनशिप की एविडेंस देनी पड़ती थी। इन 2 सबूतों के साथ वो करते थे उनको अलाउ। तो ये कैटेगरी क्योंकि अब चेंज हो चुकी है तो उसमें अब जो मौजूदा कैटेगरी है उसमें
एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल और कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस होने चाहिए। अपने मुल्क जहाँ से आप आ रहे हैं कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए। और जो एक्सेप्शनल और कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस होते हैं उसमें यानी कि कोई बंदा बीमार हो, डिसेबिलिटी हो, अपनी लुक आफ्टर ना कर सकता हो, और कोई रिलेटिव विसिनिटी में ना हो। क्योंकि हमारा अक्सर ये होता है कि कोई ना कोई फैमिली मेम्बर तो होता है, कोई बेटी होती है चाहे वो शादीशुदा हो, फिर भी होम ऑफिस कहता है जी कि आपकी बेटी थी, आप मुल्क तब्दील करना जा रहे हैं, आप अपना शहर क्यों नहीं तब्दील करके, अगर बेटी दूर रहती है क्यों नहीं जा सकते। तो ये मसाइल जब तक के रूल्स में कोई तब्दीली या तरमीम नहीं होती ये तो चलते रहेंगे। लेकिन जिसने भी अप्लाई करना है उस कैटेगरी में तो वो इन चीज़ों को मलूज़ ख़ातर रखे कि भाई उनको ये साबित करना है कि कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर नहीं है और उनको केयर की ज़रूरत है। उसके साथ मेडिकल एविडेंस जो है वो भी साथ सबमिट करनी चाहिए, जो इस चीज़ को कंफर्म करे कि भाई उनका अकेले रहना अपने मुल्क में उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए मुनासिब नहीं है। उसके साथ साथ अब एक और सवाल भी आया था कि भाई अगर एम्प्लॉयर आजकल कोविड-19 की वजह से बेशुमार जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने अपने वर्कर्स को ले ऑफ कर रखा है, यानी कि काम से छुट्टी दी हुई है, 80% सैलरी उनको दे रहे हैं, आया वो उनके वीज़े पर इम्पेक्ट करेगी? अगर आपको फरलो जाने से पहले आपकी इनकम जो थी वो इमिग्रेशन रूल्स के तहत काफ़ी थी और वो मीट करती थी, और फिर आप कोविड की वजह से आपको ले ऑफ किया गया है, फरलो पे भेज दिया गया है, तो होम ऑफिस इस पर कंसिडर करेगा। होम सेक्रेटरी ने भी इस पर अनाउंसमेंट की हुई है कि उनकी जो एक्चुअल सैलरी है उसी को ही कंसिडर किया जाएगा जो फरलो पे जाने से पहले थी। तो ये भी एक अच्छी सामीन कंसेशन है जो लोग उसको अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो न्यू एप्लीकेंट्स अगर सेटलमेंट के लिए आना चाहते हैं तो एक सवाल हमारे पास लास्ट टाइम भी आया था और कल भी किसी ने मुझे कहा है कि भाई आप जब नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम में आएँ तो लिस्ट जो है सेटलमेंट एप्लीकेशन के लिए वो आप लोगों के सामने मैं दोबारा पेश कर दूं, ताकि जो भी एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं अपनी बीवी, खामन, बहू, बेटी के लिए, तो उनके लिए वो मददगार साबित हो सके। तो सामीन आपको इनकम के शो जहाँ तक करनी है उसके लिए 6 महीने की पे स्लिप्स चाहिए। उसके साथ एम्प्लॉयर का लेटर होना चाहिए और एम्प्लॉयर लेटर में 4 चीज़ें शामिल होनी चाहिए: स्टार्ट डेट, सैलरी कितनी है और कितने घंटे आप काम करते हैं, आया जो जॉब है वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, और जॉब डिस्क्रिप्शन। ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 12 मंथ की आपका जो साल है, सोल ट्रेडिंग हो या लिमिटेड कंपनी हो, 12 मंथ की बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट चाहिए लिमिटेड कंपनी के लिए। अगर सोल ट्रेडिंग है तो आपके पास एक ही
स्टेटमेंट है पर्सनल, तो वो भी चल सकती है। लेकिन लिमिटेड कंपनी के लिए आपको 2 स्टेटमेंट देनी होगी 12 मंथ की। उसमें बिज़नेस की भी होगी और पर्सनल भी होगी। सोल ट्रेडिंग में अगर आपके पास एक ही है तो वो आप एक ही पर इक्तफ़ा कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ अकोमोडेशन का एलिमेंट होता है। एज लॉन्ग आपके पास एक कमरा है, फैमिली के साथ अगर आप रह रहे हैं तो उस घर में ओवर क्राउडिंग नहीं है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिनके साथ रह रहे हैं उनसे आप लेटर ले लें। अगर उनकी अपनी प्रॉपर्टी है वो लैंड सर्टिफिकेट देंगे। अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो आप लीज़ टेनेंसी एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, किरायानामा अपनी ज़बान में, वो आप साथ मुंसलिक करेंगे। शादी के जो सबूत हैं उसमें आप मैरिज सर्टिफिकेट देंगे, शादी की फ़ोटो देंगे। अगर आप एक दूसरे के साथ चैट करते हैं तो उसकी चैट भी जो स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने फ़ोन से प्रिंट करके वो भी दे सकते हैं। उससे ये साबित होता है कि आपकी जो शादी है वो चल रही है, जिसको हम अंग्रेज़ी की टर्म में सबसिस्टेंस ऑफ मैरिज कहते हैं। तो वो भी कंप्लाई में आ जाएगी अगर आपके पास चैट है या आपके पास स्क्रीन प्रिंट्स हैं व्हाट्सएप के, या ईमो यूज़ करते हैं आप, या और कोई ऐप आप यूज़ करते हैं अपने पैसे बचाने के लिए, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सामीन, इसी के साथ ही मैं आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ और आइंदा हम अगली जुमेरात को आपकी खिदमत में 7 बजे हाज़िर होंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मेरी फ़ेसबुक पे, अगर आप मेरे फ़ेसबुक फ्रेंड हैं तो आप मैसेंजर में आप मुझे सवाल अपना भेज सकते हैं और हम अगले हफ्ते जब प्रोग्राम करेंगे तो आपके सवालों के हम जवाब देंगे। इसके साथ साथ ही मैं ग्राफिक मीडिया, GTV और इनके स्टाफ का मशकूर हूँ कि वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसके तहत हम लोगों को ये फ्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक सदका जारिया है, फ्री एडवाइस। तो इस हवाले से उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में उनको अपने मसाइल हल करने में मदद मिली होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, शब बख़ैर, गुड इवनिंग, अल्लाह हाफिज़।